हाय एवरीवन, आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्टोरी का नाम मिलके भी हम ना मिले, एपिसोड 26। अब तक आपने सुना था कि सिया प्रांजल से पूछती है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी बातों का विश्वास हो। तो प्रांजल कहती है, सिया, विश्वास उस कांच की तरह होता है जो एक बार टूट जाए ना तो फिर दोबारा जुड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। अब कुछ भी सही नहीं हो सकता। मुझे अब तुम चाहिए ही नहीं। तुम अपना रास्ता देखो और मैं अपना। सिया प्रांजल का हाथ पकड़ती है और कहती है, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करती हो। आप नहीं छोड़ सकती मुझे। मैं मर जाऊंगी आपके बिना। प्रांजल कहती है, जस्ट स्टॉप। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम मरो या जियो, आई डोंट केयर। वह उसका हाथ झटक देती है और फिर गुस्से में अपना मुंह दूसरी ओर कर लेती है। सिया बोलती है, क्या कहा? आपको मेरे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता? प्रांजल कहती है, हाँ, नहीं पड़ता है। सिया जब ये बात सुनती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया हो। उसकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। वो वहाँ से जाने लगती है तो प्रांजल पूछती है, कहाँ जा रही हो तुम? सिया बोलती है, आपसे मतलब मैं कहीं भी जाऊँ। प्रांजल कहती है, हाँ, सही कहा। मुझसे क्या मतलब? तुमको जो करना है करो, शौक से करो, लेकिन अभी तुमको मेरे साथ चलना होगा। ये रास्ता सुनसान है और आसपास जंगल है। तुम्हारा यहाँ अकेले रुकना सही नहीं है। सिया बोलती है, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ नहीं आने वाली। मुझे अकेला छोड़ दो। प्रांजल कहती है, देखो, अभी चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना तुमको ज़बरदस्ती उठाकर कार में बिठाने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। सिया बोलती है, आप होते कौन हैं मेरे साथ ज़बरदस्ती करने वाले? ये बात प्रांजल के दिल पर तीर की तरह लगती है। सिया की ये बात उसके दिल को बहुत आहत पहुंचाती है। प्रांजल का गला भर जाता है। वो कहती है, सही कहा, मैं हूँ ही कौन। ओके, थैंक्स ये याद दिलाने के लिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम्हें जो करना है करो। सिया कुछ नहीं बोलती। वो स्तब्ध खड़ी रहती है। प्रांजल कार में बैठती है और कार स्टार्ट करती है। एक बार साइड मिरर से देखती है। सिया को उसकी आंखें भर जाती हैं। फिर भी वो अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। सिया प्रांजल की कार को जाते हुए देखती रहती है, जब तक कि वो कार उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। सिया को पता नहीं क्या होता है। वो अपने आंसुओं को साफ करती है और बस चलना स्टार्ट कर देती है। आज उसे ये नहीं पता होता कि उसे जाना कहाँ है या उसकी मंजिल कहाँ है। वो आगे कहाँ जाएगी या क्या करेगी,
बस अपने सफ़र को इन रास्तों के ऊपर छोड़ देती है जो उसे जिस तरफ ले जाए बस वो चलती जा रही थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, कुछ खुद से नाराज़गी भी होती है। उसके दिमाग में वो सब पल चल रहे होते हैं जब वो पहली बार प्रांजल से मिली थी, जब उसकी आँखों ने सिया के दिल का चैन चुरा लिया था। कितने सुकून के वो पल थे, वो समय कितना सुहाना था जहाँ सिर्फ प्रांजल की आँखों में देखने भर से सिया के सारे दर्द खत्म हो जाते थे। क्या आज जिस प्रांजल को देखा था वो पहले वाली ही प्रांजल थी? अगर हाँ, तो उसे मेरी आँखों में वो प्यार आज नज़र क्यों नहीं आया जो पहले मेरे बिना कहे ही समझ जाती थी? क्या परिस्थितियाँ अलग होती हैं तो प्यार भी बदल जाता है? अब तो मैं ना ही घर जा सकती हूँ, ना ही प्रांजल को मेरे प्यार पर विश्वास। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? वो इन्हीं जद्दोजहद में लगी होती है, तभी उसे ठोकर लग जाती है और वो गिर जाती है। उसके पैर में चोट लग जाती है जिससे हल्का हल्का ब्लड आने लगता है। वो उस चोट की परवाह किए बिना उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसके घुटनों में भी चोट लगी होती है। उससे उठा नहीं जा रहा होता। तभी उसे ऐसा आभास होता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वो मुड़कर देखती है तो कुछ लड़के खड़े होते हैं जिन्होंने शराब पी रखी होती है। वो लड़के देखने में बिल्कुल आवारा गुंडे टाइप लग रहे होते हैं। उनमें एक लड़का जो उन लोगों का मुखिया होता है कहता है, अरे मैडम, आप तो गिर गई हैं, अगर आप कहें तो मैं आपको उठाने में हेल्प कर दूं। दूसरा लड़का कहता है सिया से, इसकी बात मत मानना मैडम, ये आपको उठाने के बहाने टच करना चाहता है। मैं हूँ ना, मैं उठाता हूँ, बहुत प्यार से उठाऊँगा। आप कहोगे तो गोद में भी उठा लूँगा। बाकी के दो लड़के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। सिया उन लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। सिया को समझ में नहीं आ रहा होता वो क्या करे, इन लोगों से कैसे बचे। सिया के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो डरते हुए कहती है, ए देखो, मेरे पास मत आना, मैं बता रही हूँ, मुझे टच भी मत करना। सिया चोट लगने के कारण उठ नहीं पा रही होती है और वो लड़के उसे परेशान कर रहे होते हैं। इधर अवनीश छवि और अवनी को लेकर थाना में पहुंचता है। वहाँ छवि और अवनी से वो कहता है, तुम दोनों को अगर मेरी बहन के बारे में कुछ भी पता हो तो बता दो, वरना तुम लोगों पर इतने सेक्शन लगाऊंगा कि कभी बाहर नहीं जा पाओगे लॉकअप से। अवनी तो बहुत बुरी तरह से डरी हुई होती है, लेकिन छवि पूरे डेयरिंग के साथ कहती है, आपको जो करना है कर लो, मुझे कुछ नहीं पता सिया के बारे में, मेरा आंसर हमेशा यही रहेगा। अवनीश कहता है, इतना तो मैं श्योर हूँ कि सिया को घर से भगाने में
तुम दोनों का ही हाथ है, लेकिन तुम दोनों यहाँ हो तो फिर ज़रूर कोई और भी है जो इन सब में मिला हुआ है और जिसका चेहरा अभी तक हमारे सामने नहीं है, और ज़रूर वो कोई लड़का ही हो सकता है। छवि कहती है, आपको तो कहानियाँ बनाना है, शौक से बनाइए, लेकिन हम दोनों को जाने दें। आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि सिया हमारे साथ थी, सो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब अस। अवनीश कहता है, तुम दोनों बहुत शातिर हो, तुम लोग इस तरह नहीं मानोगे। छवि बोलती है, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो माने क्यों? अवनीश गुस्से में छवि को देखता है, फिर वहाँ से चला जाता है। वो लेडीज पुलिस को बुलाता है और उसे कुछ समझाता है। वो कहती है, ओके सर, हो जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी। अवनीश कहता है, अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का। लेडीज पुलिस कहती है, थैंक यू सर। वो वहाँ से चली जाती है। वो अंदर जाती है और छवि और उसकी फ्रेंड से कहती है, सीधे सीधे बता दो सिया कहाँ है, वरना जो तरीका मैं आजमाऊंगी ना वो भारी पड़ जाएगा तुम दोनों को। ये कहते हुए वो अपना बेल्ट खोलने लगती है। ये देखकर तो अवनी की सिट्टी विट्टी गुम हो जाती है, वो कांपने लग जाती है। छवि न जाने क्यों जोर जोर से हंसने लग जाती है। पुलिस वाली अवाक सी उसे देखने लगती है, कहती है, पागल हो गई हो क्या तुम? मैं अपना बेल्ट निकाल रही हूँ तुमको मारने के लिए और तुम पागलों की तरह हंस रही हो। सदमा लग गया है क्या? छवि कहती है, अपनी हंसी रोकने की असफल कोशिश करते हुए, सॉरी सॉरी, मुझे डरना चाहिए था। क्या लगता है मुझे सदमा लग गया है? पुलिस वाली गर्व से हंसते हुए कहती है। छवि बोलती है, अरे नहीं बाबा, मैं सोच रही हूँ कि तुमको पुलिस किसने बना दिया। आई मीन तुमको कानून को रत्ती भर भी जानकारी नहीं है। तुम अगर बिना अपराध साबित हुए मुजरिम को प्रताड़ित करती हो तो तुम पर गंभीर कार्रवाई की जा सकती है, यहाँ तक कि तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। अब तुम डिसाइड कर लो क्या करना है। तुमको तो पुलिस वाली ये बात सुनकर बहुत घबरा जाती है। वो वहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझती है। इधर प्रांजल वहाँ से चली तो आई होती है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि क्या मैंने ये ठीक किया? इतना सुनसान रास्ता है, ऊपर से जंगल वाला एरिया, कहीं ऐसा ना हो कि सिया किसी मुसीबत में फंस जाए। लेकिन मैं क्या करूं? तो क्या करूं क्या? उस लड़की ने मुझे कंफ्यूज कर रखा है। कभी कहती है कि मुझसे ही नहीं वो किसी और की है, और फिर कभी उसको मुझसे इतना प्यार हो जाता है कि मेरे बिना वो जी ही नहीं सकती। हद होती है यार कंफ्यूज की भी। फिर वो सोचती है, कुछ भी हो, मैं तो उससे प्यार करती हूँ ना।
फिर मैंने उसे ऐसे अकेले कैसे छोड़ दिया। नहीं, मैं उसको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। वो कार को वापस मोड़ लेती है और जल्दी से जल्दी सिया के पास पहुंचने की कोशिश करती है। सिया उठने की असफल कोशिश कर रही होती है, लेकिन उठ नहीं पा रही होती। पहला वाला लड़का धीरे धीरे उसके पास आने लग जाता है। सिया डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और मन ही मन कहने लगती है, हे ईश्वर, अब मेरी लाज आपके हाथों में है, मेरी मदद कीजिए। वो लड़का जैसे ही उसको टच करने वाला होता है, कोई जोर से उसे धक्का देता है। वो लड़का गिर जाता है। एक तो पहले से ही वो नशे में धुत होता है। सिया उसके गिरने की आवाज़ सुनती है तो अपनी आंखें खोलती है। वो देखती है कि जो लड़का उसे टच करने वाला था वो ज़मीन पे गिरा होता है और गालियाँ दे रहा होता है दूसरे वाले लड़के को। जी हाँ, उसको धक्का दूसरे लड़के ने दिया होता है। वो कहता है, खुद को साला ओवर स्मार्ट समझता है, इसको तो पहले मैं ही टच करूँगा। मेरा मन जब भर जाएगा तब तुम लोग मज़े ले लेना। बाय बाय, सी यू। देखते हैं अब आगे क्या होता है।